हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 10th और क्लास 10th की एनसीईआरटी में हम अपने प्रीवियस 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम अपना 6th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, विनिर्माण उद्योग, राइट। तो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इजी सा चैप्टर है बट स्टिल, जैसे हम हर चैप्टर में बात कर रहे हैं कि चैप्टर्स इजी हैं, कॉन्सेप्ट्स हमें पता हैं, इजी हैं, लेकिन स्टिल वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन उठ के काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइट। तो अपने शॉर्ट नोट साथ के साथ बनाते रहिएगा ताकि आपको दोबारा चैप्टर उठाने की ज़रूरत ना पड़े, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ। चैप्टर 6, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। Production of goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable products is called manufacturing। ठीक है, तो हम मैन्युफैक्चरिंग किसको कहते हैं? जैसे कि रॉ मटेरियल्स हमें मिलते हैं, फॉर एग्जांपल कॉटन है। अब हमें एग्रीकल्चर करके हमें कॉटन उगाई हमने, ठीक है। उगाने के बाद वो क्या है, हमारा रॉ मटेरियल है। किसके लिए? इंडस्ट्रीज के लिए, उद्योगों के लिए। अब वहाँ पे क्या होगा, उनके पास बहुत सारी मशीन्स होंगी, लेबर होगी। अब उससे वो क्या करेंगे, उस कॉटन से वो कपड़ा बनाएंगे, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाएंगे, एक फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे। और उस फिनिश प्रोडक्ट को बनाने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग।
डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड? लकड़ी से पेपर बनाया जाता है, ठीक है। शुगर कहाँ से आती है? शुगर कहाँ से मैन्युफैक्चर की जाती है? शुगर केन से। आयरन एंड स्टील कहाँ से लिया जाता है? आयरन ओर से। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती हैं और इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लार्ज क्वांटिटीज़ में की जाती है, ज़्यादा भारी मात्रा में। डू यू ऑल्सो नो दैट सम टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम यार्न विच इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट? मतलब कुछ जो अभी जैसे मैंने बात की, मैंने कॉटन क्लॉथ की बात की, ठीक है, कि एक जो एग्रीकल्चर से कॉटन आई, उसको रॉ मटेरियल के तौर पे इंडस्ट्रीज ने उसको खरीदा, उसके बाद उन्होंने उस कॉटन से कपड़ा बनाया। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब ये तो हमने कॉटन क्लॉथ की बात की, कुछ फाइबर्स या कुछ यार्न्स ऐसे होते हैं जो कि इंडस्ट्री में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे हमें आर्टिफिशियल फाइबर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि नायलॉन है, सिंथेटिक है, रेयॉन है। ये भी कहाँ, ये इंडस्ट्रीज़ में ही बनते हैं रॉ मटेरियल के तौर पे, और उसके बाद इन्हीं से फिर कपड़ा भी इंडस्ट्रीज़ में ही बनता है। पीपल एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चर्ड द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। हम डिवाइड करते हैं ना अपनी इंडस्ट्री को या अपने सेक्टर्स को, इकोनॉमी को वेरियस सेक्टर्स में। तो वो क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्जरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर तो कौन सी होती है? ये जो हम एग्रीकल्चर की, फिशिंग की, माइनिंग, क्वेरिंग की बात करते हैं, ये सारे हमारे क्या प्राइमरी सेक्टर के पार्ट हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ से हमें क्या मिलता है? प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल मिलता है। इसके बाद इससे जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती है? सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, कार, ब्रूअरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज एक्सेट्रा फॉल इनटू दिस कैटेगरी। कि वो सारे वर्कर्स जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं या कार बनाने के कोई कंपनी में या गैराजेस में काम करते हैं, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, बेकरीज में, तो ये सारे क्या हैं? सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, ये सारे सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है। सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करने में एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे कि बैंकिंग की बात करें हम, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो कौन से सेक्टर में आते हैं? वो टर्जरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमारा क्या है? चैप्टर क्या है हमारा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। दैट इज हम इस चैप्टर में सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। मतलब एक इकोनॉमी कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कितनी ज़्यादा मजबूत है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो किससे पता चलता है? कि वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है वो कितनी ज़्यादा डेवलप्ड है, कितना उनका विकास हुआ है। दैट इज़ द रीज़न कि आज हम एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ पे काम कर रहे हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज पे हम वर्क कर रहे हैं, ताकि उनको ग्रो कर सकें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी डेवलपमेंट कर सकें। वो क्यों की जा रही है? ताकि हमारी कंट्री की या हमारी इकोनॉमी की प्रोग्रेस हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जॉब्स भी प्रोवाइड कर पाती है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत सारी जॉब्स भी प्रोवाइड कर सकती है, जिससे कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी, पॉवर्टी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, राइट। अब मैन्युफैक्चरिंग की जो हम बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब इसकी महत्वता क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर is considered the backbone of development in general and economic development in particular। अभी जो हमने बात की कि मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए ज़रूरी है, क्या हम बता सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जितनी ज़्यादा डेवलप्ड हैं उतनी ही कंट्री है वो उतनी ही प्रोग्रेस पे है, उतनी ही उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो रही है, ठीक है। तो इन जनरल हम डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं कि डेवलप हो जाएगी, और अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं कि उसकी आर्थिक विकास की, तो पर्टिकुलर टर्म्स में
विशेष रूप से उसकी आर्थिक जो विकास है वो भी किससे होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डेवलपमेंट होने से ही होगा। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, तो उसके रीजंस दिए हुए हैं यहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर which forms the backbone of our economy. They also reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sectors. सिंपल सी चीज़ है कि अब क्या हो रहा है, जो अभी हमने बात की कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो मेनली जो रॉ मटेरियल लेती है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रही है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब जब वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रही है तो वो मेन रॉ मटेरियल अपना मिल कहाँ से रहा है उनको, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, वो अपना जो, जैसे अगर वो क्लोथ्स बना रही है, कपड़ा बना रही है, कॉटन क्लोथ्स हैं, ठीक है, तो वो कहाँ से मिल रही है, कॉटन उनको एग्रीकल्चर से मिल रही है। तो उससे क्या होता है, एग्रीकल्चर बूस्ट अप होता है, उससे क्या होगा, फिर एग्रीकल्चर बूस्ट होगा, वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन की जाएगी तो वो मॉडर्नाइज होगा, अच्छा होगा। और दूसरी चीज़, जो लोग, क्योंकि हम क्या जानते हैं, एक तो एग्रीकल्चर हमारी कंट्री की बैकबोन है, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है हमारी कंट्री में, बैकबोन एग्रीकल्चर। दूसरा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जिसको हम आज के टाइम पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, कि एग्रीकल्चर में काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जितनों की ज़रूरत भी नहीं है, कि एक ही फील्ड पे 5 लोग लगे हुए हैं काम पे, जहाँ पे सिर्फ 2 लोगों की ज़रूरत है, तो वहाँ पे क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि जितने एक्चुअल में जितने लोगों की ज़रूरत उस फार्म लैंड पे है, उस फील्ड पे है, उतने लोग उस एग्रीकल्चर पे काम करेंगे, उनको भी क्या होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलेगा तो उनको भी प्रॉपर काम मिलेगा, उनकी प्रॉपर अर्निंग होगी, ठीक है। अगर 2 लोगों की एक फील्ड पे रिक्वायरमेंट है तो 2 लोगों की अर्निंग प्रॉपर होगी, और जो बाकी के 3 लोग हैं जो बेफालतू में वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, उनकी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जॉब मिलेगी, ये सेकेंडरी या टर्जरी सेक्टर्स में। कैसे, कि अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ये जो रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाएंगे तो इनको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारा सब कुछ संभालने के लिए काम की ज़रूरत पड़ेगी लोगों की, तो वहाँ पे वो जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। और जब वो मान लो उस रॉ मटेरियल से या उस कॉटन से वो फिनिश प्रोडक्ट बनाया, एक कपड़ा बना दिया, ठीक है, तो वो जो कपड़ा है उसको मार्केट तक पहुंचाना है, लोगों तक कम्युनिकेट करना है, लोगों को अवेयर करना है, नॉलेज प्रोवाइड करनी है, उनको अट्रैक्ट करना है अपने प्रोडक्ट के तरफ। तो ये सारी चीज़ों में क्या है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या होगा, टर्जरी सेक्टर में भी लोगों को जॉब्स मिलेंगी। जैसे कि अब आज हमें एडवर्टीजमेंट्स देखने को मिलते हैं, तो एडवर्टीजमेंट भी क्या है, एडवर्टीजमेंट एक सर्विस है जो प्रोवाइड की जा रही है। क्यों, क्योंकि उसके माध्यम से लोगों को अवेयर करवाया जा रहा है कि क्या क्या प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसका प्राइस है, क्या क्या चीज़ें हम, क्या उसके बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अब एडवर्टाइजमेंट की जो सर्विसेज होंगी, तो एडवर्टाइज करने के लिए भी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और एडवर्टीजमेंट को किस तरीके से क्रिएटिव बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, उसमें भी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें भी क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करना है तो उसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली क्या कर रही है, वो जॉब्स प्रोवाइड कर रही है, ना कि सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर में, बल्कि प्राइमरी और टर्जरी सेक्टर में भी लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट रीज़न क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री. This was the main philosophy behind public sector enterprises and joint sector ventures in India. It was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward areas. वही बात है कि अब ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर ये डेवलप होंगी, इनका विकास होगा। इनके विकास का क्या मतलब है, कि ये प्रॉस्पर करेंगी, ये ज़्यादा और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाएंगी, ज़्यादा प्रोडक्शन करने लग जाएंगी, ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगेंगी तो इनको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोडक्शन का काम, जो बढ़ा हुआ काम है, जो इनका अच्छा काम चल रहा है प्रोडक्शन करने में, उसमें इनको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इनको रॉ मटेरियल भी ज़्यादा चाहिएगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, एग्रीकल्चर भी अच्छा होगा, और अब ज़्यादा जो गुड्स बनेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों को लगाना पड़ेगा,
ठीक है। तो इससे क्या होगा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और जॉब मिलने का क्या मतलब है कि उनके पास पैसा आएगा। तो वो जो गरीबी में वो जो लोग देखने को मिल रहे हैं हमें, पॉवर्टी में परेशान हो रहे हैं, गरीबी से परेशान हो रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, वो उससे बाहर आ जाएंगे। वो एटलीस्ट पहले क्या होगा, वो इतने लेवल पे आएंगे कि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे, अपनी फैमिली का पेट भर पाएंगे। फिर इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो वो उनको और अच्छे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इंडस्ट्रीज का जो प्रॉफिट होगा वो उनको अपने वर्कर्स को भी प्रोवाइड करेगी प्रॉफिट। और वर्कर्स को प्रोवाइड करेगी तो क्या होगा, वर्कर्स की बेसिक नीड के साथ वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर रीजनल डिस्पैरिटी की भी बात होगी कि इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट का क्या एम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, कि रीजनल डिस्पैरिटी मतलब कि जो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग जगहों पे हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मेन की बात करें, अर्बन और रूरल, तो अर्बन और रूरल एरियाज़ में आज के टाइम पे भी हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब वो डिफरेंसेस क्यों होते हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं, काफ़ी अच्छी एडवांस फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन वहीं रूरल एरियाज़ में नहीं है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में जाके कोई इंडस्ट्री जल्दी से सेटअप नहीं होती। तो एम क्या है, उन रीजनल डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म करना, कि जो रिमोट एरियाज़ हैं, बैकवर्ड पिछड़े हुए हैं, ठीक है, या ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्या हो सके ये इंडस्ट्री सेटअप हो और वहाँ के लोगों की भी जो गरीबी है या जो उनकी बैकवर्डनेस है उनका वो कम की जा सके और उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव किया जा सके। राइट। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपैंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। अब क्या होगी, अगर ये जो इंडस्ट्रीज़ है या जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है ये डेवलप होंगी, इनका विकास होगा, तो अभी हमने बात की कि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करेंगी। अब जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो एक टर्म होती है, क्या होती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है कि जितनी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं उतनी ही कॉस्ट कम आती है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो सिंपल सी चीज़, जब हम एक प्रोडक्ट लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक जीन्स लेने अगर आप मार्केट में जाओ, एक जीन्स आपको मिलेगी 500 की फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेकिन अगर वहीं आप एक की बजाय 10 जीन्स या 20 जीन्स लोगे एक साथ, 10 या 20 जीन्स, तो क्या आपको पर जीन्स 500 ही पड़ेगा? नहीं। वो कहते हैं ना कि होलसेल वाले से ले कि वो सस्ता सामान देगा, क्योंकि वो बल्क में परचेज करता है एक बार में। जब हम उसको बल्क में मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हम परचेज करते हैं तो हमें उस पर वो हमें सस्ता पड़ता है, हमें उस पर डिस्काउंट मिलता है, हमें वो सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो जब लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर होगा तो बल्क में रॉ मटेरियल आएगा, जो भी सामान की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो क्या होगी, एक बार में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आएगी, और ज़्यादा क्वांटिटी में आएगी तो उस पर हमें एक प्रॉपर अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा, तो वो कम प्राइस पे आएगी कंपैरेटिवली। अब वो कम प्राइस पे आएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने का क्या मतलब है कि उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, कम होगा प्राइस तो क्या होगा, अब प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबिलिटी भी है, प्राइस भी सही है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तो उससे क्या होगा, हमारे गुड्स एक्सपोर्ट होंगे, दूसरी कंट्रीज़ में डिमांड होगी हमारे गुड्स की, हम अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे और ट्रेड एंड कॉमर्स को एक्सपैंड करेंगे, हम अपने व्यापार को बढ़ाएंगे। ठीक है, और अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास पैसा आएगा, और पैसा आने का क्या मतलब है, क्योंकि करेंसी डिफर करती है तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है countries that transform their raw materials into a wide variety of finished goods of higher value are prosperous. India's prosperity lies in increasing and diversifying manufacturing industries as quickly as possible. अब क्या है
कि वो कंट्रीज जो कि अपने रॉ मटेरियल को, मतलब एक ही रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में तो कन्वर्ट कर रही है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से बना रही है। जैसे कि एक ही रॉ मटेरियल से उन्होंने क्या किया, एक ही चीज़ नहीं बनाई बल्कि फिनिश प्रोडक्ट में भी अलग अलग चीज़ों में उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया अलग अलग चीज़ें बनाने में। तो वो क्या करती है, जो अलग अलग चीज़ें बनाती है, वैरायटी प्रोवाइड करती है और वो भी अच्छी क्वालिटी की प्रोवाइड करती है, तो वो प्रॉस्पेरस होती है, वो हमेशा अच्छी जाती हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी कहाँ पे है, जितना ज़्यादा हम इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को बढ़ा पाएंगे और डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा, जितनी जल्दी ये हम करेंगे उतना ही ज़्यादा इंडिया के लिए क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी इंडिया के लिए। ठीक है, इंडिया के लिए उतना ही अच्छा होगा। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, they move hand in hand. For instance, the agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity. कि ये तो सिंपल सी बात है कि जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है ये एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, नहीं, ये क्या है, ये एक दूसरे के साथ चलती हैं। कि जब एग्रीकल्चर जो रॉ मटेरियल बना रहा है, जैसे कि अगर कॉटन बना रहा है, तो जब तक इंडस्ट्रीज उसको नहीं खरीदेंगी तब तक क्या एग्रीकल्चर, उसको कॉटन उगाने का कोई फ़ायदा है फार्मर्स को? नहीं है, उसकी कृषि होएगी ही नहीं, फिर उसको उगाया ही नहीं जाएगा। वो क्यों उगाया जा रहा है? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में डिमांड है। और अगर इंडस्ट्री को चाहिए लेकिन उसको उगाया ही नहीं जा रहा, तो क्या इंडस्ट्रीज उसे फिनिश प्रोडक्ट बना सकेगी? नहीं बना सकेगी। तो इसीलिए दोनों की दोनों साथ में ही चलती हैं, अलग अलग नहीं चल सकती, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। They depend on the latter for raw materials and sell their products such as irrigation pumps, fertilizers, insecticides, pesticides, plastics and PVC pipes, machines and tools etc. to the farmers. ठीक है, कैसे होगा कि जो एग्रीकल्चर है वो तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है और इंडस्ट्रीज क्या प्रोवाइड करती हैं एग्रीकल्चर को, जो भी उनको उगाने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए अपनी क्रॉप्स को चाहिए होता है, जैसे कि इरिगेशन पंप्स चाहिए होंगे, या जो ये फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं वो चाहिए होंगे, अच्छी क्वालिटी की सीड्स चाहिए होंगी, ठीक है, पीवीसी पाइप्स चाहिए होंगे, मशीन्स चाहिए होंगी, वो सारी चीज़ें ये इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है इन फार्मर्स को एग्रीकल्चर के लिए। तो दोनों ही क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर वन थिंग और दी अदर। Thus, development and competitiveness of manufacturing industry has not only assisted agriculturists in increasing their production, but also made the production processes very efficient. तो ये जो डेवलपमेंट होगी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की, कि इनका विकास होगा या एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, इससे ना ही तो सिर्फ, मतलब ऐसा नहीं है, ये तो हमने बात की कि भाई जो एग्रीकल्चर है वो बढ़ेगा, उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, ठीक है, सिर्फ यही एक फ़ायदा नहीं होगा, इससे फ़ायदा क्या भी होगा कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो भी अच्छा हो जाएगा, वो भी एफिशिएंट हो जाएगा। क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड को पूरा करने के लिए वो अच्छे तरीके से क्या करेंगे, अच्छे प्रोसेसेस का यूज़ करेंगे ताकि अच्छी क्वालिटी के गुड्स बना सकें। जैसे कि अगर मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। अब कंपटीशन बढ़ने में क्या होगा कि वो क्या कहेंगे कि भाई बहुत अच्छी क्वालिटी का हम आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, एक अच्छी क्वांटिटी का एक नॉमिनल रेंज में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे क्या होगी, प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो अच्छा हो जाएगा, वो प्रॉपर तरीके से टाइमली मैन्युफैक्चर भी करेंगे और अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस भी करेंगे, और वो भी कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, in the present day world of globalization, our industry needs to be more efficient and competitive. Self-sufficiency alone is not enough. Our manufactured goods must be at par in quality with those in the international market. Only then we will be able to compete in the international market. कि अब आज के टाइम पे क्या है, ग्लोबलाइजेशन है, सारी कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इन वन वे और दी अदर। तो क्या हो रहा है कि अगर आज के टाइम पे, अब ग्लोबलाइजेशन के एरा में अगर हमारी इंडस्ट्रीज को सस्टेन करना है और डेवलप करना है, तो उसके लिए उनको क्या करना है, उनको और ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करना है और कंपटीशन के साथ काम करना है, उनको कंपटीशन देते हुए।
कि उनको अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, एक ऐसी क्वालिटी जो कि इंटरनेशनली जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं या जो इंटरनेशनल मार्केट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारा पहले फंडा था कि हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है, वो सिर्फ अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो इम्पॉर्टेंट है लेकिन सिर्फ वही नहीं है। हमें सेल्फ सफिशिएंट बनने के साथ साथ हमें इंटरनेशनली जो मार्केट है उससे कॉम्पीट भी करना है अपने सर्वाइवल के लिए, राइट। अब इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन नेशनल इकोनॉमी पे क्या है। जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि भाई ये इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी की क्या स्ट्रेंथ है, इसी से पता चलेगी कि ये इंडस्ट्रीज़ कितनी ज़्यादा डेवलप्ड है। तो ऐसा क्या, किस तरीके से ये कंट्रीब्यूट करती हैं नेशनल इकोनॉमी में। ओवर द लास्ट 2 decades, the share of manufacturing sector has stagnated at 17% of GDP. Out of a total of 27% of the industry, which includes 10% for quarrying, mining, quarrying, electricity and gas. मतलब कि पिछले 2 दशकों की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है। उसका क्या मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जो हम डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। दिस इज़ मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़, कि जो बाकी की इकोनॉमीज़ है या स्पेसिफिकली हम बात करें ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़, उनके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा कम है। The trend of growth rate in manufacturing over the last decade has been around 7% per annum. The desired growth rate over the next decade is 12% per annum. Since 2003, manufacturing is once again growing at the rate of 9 to 10% per annum. With appropriate policy interventions by the government and renewed efforts by the industry to improve productivity, economists predict that manufacturing can achieve its target over the next decade. The National Manufacturing Competitiveness Council has been set up with this objective. कि क्या चीज़ है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है उसका जो ट्रेंड देखा गया वो क्या है कि वो जीडीपी पे कुछ ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। तो उसके लिए काफ़ी कुछ पॉलिसीज़ लेके आई गई, गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, एफर्ट्स डाले गए बहुत ज़्यादा ताकि उसको अच्छा कर सकें और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाया जा सके। और इसी के लिए क्या हुआ है, एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल भी बनाई गई ताकि इन इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से आज के टाइम पे जो रिक्वायरमेंट है उस पर क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो वहाँ पे ये पॉइंट मेंशन कर देना, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल उनके डेवलपमेंट के लिए लेके आया गया, राइट। अब हम बात करें इंडस्ट्रियल लोकेशन की, ठीक है, कि इंडस्ट्रीज की लोकेशन किस तरीके से सेट की जानी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकें, ठीक है। अब वो या फिर वो लोकेशन अपनी किस तरीके से सेटअप करते हैं, जो इंडस्ट्रीज लगाते हैं अपनी सेटअप करते हैं तो वो लोकेशन कैसे चूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, मतलब वो थोड़ी सी उलझी हुई कॉम्प्लेक्स होती है कि भाई लोकेशन किस तरीके से चूज़ करें, कहाँ पे लगानी चाहिए इंडस्ट्री, कहाँ पे हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। These are influenced by availability of raw material, labor, capital, power and market etc. मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज को वो सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। जैसे रॉ मटेरियल चाहिए उसको, ऑब्वियस ही बात है, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसके लिए उनको बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए और उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए एक फिनिश प्रोडक्ट में उनको लेबर भी चाहिए, लोगों की ज़रूरत है ताकि वो प्रॉपर तरीके से काम हो सके। अब लेबर चाहिए और उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाना है, रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए पैसा भी तो चाहिए हाथ में, तो पैसा भी होना चाहिए, ठीक है। अब जब वो उस प्रोडक्ट को बनाएंगे तो वहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर रिक्वायरमेंट्स वो सब भी होना चाहिए ताकि उनका काम जो है प्रॉपर तरीके से हो सके। और जब वो उस प्रोडक्ट को बनाएंगे तो उसको बेचने के लिए उनके पास मार्केट भी होनी चाहिए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ऐसे जिस पे कि वो डिपेंडेंट होते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि इंडस्ट्रीज की लोकेशन क्या होनी चाहिए। कॉन्सिक्वेंटली इट इज़ रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस। अब सारी की सारी चीज़ें एक जगह पे तो मिल नहीं सकती,
Consequently, manufacturing activity tends to locate at the most appropriate place where all the factors of industrial location are either available or can be arranged at lower cost. तो अब क्या देखा जाता है यहाँ पे कि ऐसी जगह चूज की जाती है जहाँ पे कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिनकी हमें ज़रूरत है एक इंडस्ट्री को, तो वो सारे के सारे या तो ऑलमोस्ट मिल जाए वहाँ पे, या जो नहीं है तो वो वहाँ पे अरेंज हो जाए कम से कम कॉस्ट में। ठीक है, मतलब जहाँ पे अरेंज करने की कॉस्ट भी सबसे कम आ रही है जिस लोकेशन पे, वो लोकेशन चूज की जाती है। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स, अर्बनाइजेशन फॉलोज। समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज, दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन को हैंड इन हैंड। अब एक बार इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू हो गई तो अर्बनाइजेशन वहाँ पे होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज में लोग काम करने आएंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो वहाँ पे लोग रहने लग जाएंगे, अपने घर से शिफ्ट करके वहाँ पे आके रहने लग जाएंगे, वहाँ पे एक सोसाइटी क्रिएट होने लग जाएगी। या फिर कई बार क्या होता है कि कुछ सिटीज़ में ही जो इंडस्ट्रीज है वो सेटअप होती है क्योंकि वहाँ पे उनको बेटर मार्केट प्रोवाइड हो रही है मे बी, तो इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन एक साथ चलती हैं। Cities provide markets and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultants, and financial advice to the industry. Many industries tend to come together to make use of the advantages offered by the urban centers, known as agglomeration economies. Gradually, a large industrial agglomeration takes place. ठीक है, तो ये जो अर्बन सेंटर्स है, जो सिटीज़ है, ये काफ़ी मार्केट भी देती है और काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज वहाँ पे आके सेटअप हो जाती हैं। In the pre-independence period, most manufacturing units were located in places from the point of view of overseas trade, such as Mumbai, Kolkata, Chennai, etc. अगर हम पहले स्वतंत्रता से पहले का जो काल था, पीरियड था, उसकी अगर हम बात करें प्री इंडिपेंडेंस टाइम की, तो उस टाइम पे इंडस्ट्रीज जो लोकेशन देखती थी वो लोकेशन किस तरीके से देखती थी कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहाँ पे लगाया करती थी जहाँ पे उनको एक तो वो वाटर देखती थी कि उनको पानी की अवेलेबिलिटी हो जाए, ठीक है, जो सीज़ हैं या ओशंस हैं वहाँ पे लगाती थी, रिवर्स के पास। और दूसरा वो क्या करती थी, वो ऐसे लगाती थी कि भाई वहाँ से वो अपने जो गुड्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर सके प्रॉपर तरीके से ओवरसीज़ ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से सेटअप की जाती थी ताकि उनको दूसरे देशों में भेजा जा सके, जैसे कि मुंबई कॉस्ट पे, कोलकाता में, चेन्नई पे, तो इस तरीके से वो लोकेशन रखी जाती थी, सेटअप की जाती थी इंडस्ट्रीज। Consequently, there emerged certain pockets of industrially developed urban centers surrounded by a huge agricultural rural hinterland. अब क्या हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ जो इंडस्ट्रीज हैं जो उन्होंने अर्बन सेंटर्स डेवलप किए, कैसे, जहाँ पे चारों तरफ क्या दिख रही है, उसके सराउंडिंग्स में एग्रीकल्चर एरिया या रूरल एरियाज हमें दिख रहे हैं क्योंकि वहाँ से रॉ मटेरियल की वजह से वो वहाँ पे सेटअप होना शुरू हो गए। द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, मेन चीज़ क्या होती है डिसीजन लोकेशन का कि भाई जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम कॉस्ट आएगी वहाँ पे हम सेटअप करेंगे, और कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या लेबर की वजह से भी हमारी लोकेशन क्या है, कहाँ पे होनी चाहिए, वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, डिसीजन उस हिसाब से लिया जाता है। राइट, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगा, इस कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी बहुत इजी है, इसमें आई डोंट थिंक कोई डाउट आएगा, फिर भी एक बार रीड करके देख लेना, काफ़ी इजी चैप्टर है। राइट, सो टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।